डॉक्टर अजय त्रिपाठी साहब, जयंत वर्मा सर और प्रोफेसर समीम अहमद साहब भी जुड़ गए। सर, आप सबका बहुत स्वागत है। डॉक्टर अजय त्रिपाठी, चूंकि छत्तीसगढ़ में कल दौरा था, अब चुनावी साल भी है, वहां पर भी चुनाव भी होने हैं विधानसभा के, फिर अगले साल लोकसभा के चुनाव हैं देश में। सर, दो तीन चीजें हो जाएंगी इसमें। एक तो पहले धर्म को लेकर के जो बात हमने अभी की, अभी हम जब बात कर रहे थे कि भाई कैसे धर्म को लेकर के मुद्दा बनाने की शायद कोशिश हो रही है, अब जवान और किसान से चीजें आगे बढ़ गई। चूंकि आप किसान के सेक्टर में भी खूब सक्रिय रहे, उस पर आपने कई सारे काम भी बहुत सारे उसमें किया हुआ है इस फील्ड में। तो एक तो सर, आज किसानों की जो स्थिति है 2014 से जहां पर किसान चला था और 2024 में आते आते जहां पर वो खड़ा है, उसको कहां खड़ा देख पा रहे हैं आप, पहली चीज। और दूसरा ये कि जो धर्म को लेकर के बात कही जा रही है, जिस तरीके से सनातन अब खतरे में आ गया है, पहले हिंदू खतरे में आता था, हिंदुत्व खतरे में आता था, अब सनातन खतरे में आने लग गया है। एक ये नया नैरेटिव बनाया जा रहा है, तो इस पर आपकी टिप्पणी। नमस्कार राज साहब। दरअसल हमें भाजपा की राजनीति को समझना होगा और आम वोटर को समझना होगा कि भाई सनातन का मुद्दा आज ये लेके आए हैं। ये इनके पास जो सबसे कारगर हथियार है वो धर्म का है। 2 सीट से आज मेजॉरिटी तक पहुंचने का रास्ता इनको धर्म के जरिए मिला है। ये इनका आजमाया हुआ सफल और कारगर नुस्खा है, इसलिए इससे दाएं बाएं वो नहीं जा रहे हैं। ये वोटर्स को, आम मतदाता को समझना होगा, आम हिंदुस्तानी को समझना होगा, या आम भारतीय को, या आम इंडियन, जो भी कहें, क्योंकि मैं कोई भेद नहीं देखता आम भारतीय या आम इंडियन, आम हिंदुस्तानी। लेकिन जरा सोचें कि क्या सच में सनातन की इनको चिंता है, और पहले तो सनातन को, क्या सनातन के लिए चिंता करने की जरूरत भी है? ये तो इतिहास से अमूमन ये लोग भाषण देने के पहले ना पढ़ते हैं ना होमवर्क करते हैं, अन्यथा इनको समझ में आता कि सनातन जब हूणों के शासन में, कुषाण के आक्रमण में, फिर अफगानियों के आक्रमण में, मुगलों के आक्रमण के बावजूद, फिर डच, पुर्तगीज, अंग्रेज, इतने सब लोगों के आक्रमण और शासन के बावजूद सनातन अगर जिंदा है। और ये जो 70 साल कांग्रेस कहते हैं कि भाई उन्होंने तो बिल्कुल तुष्टीकरण की नीति अपनाई और हिंदुओं को दिया ही नहीं और मिशनरियों को हेल्प की, तो ये सबके बावजूद अगर जनसंख्या उठा के देखिए तो हिंदुओं की जनसंख्या में आप सेंसस की भी बात नहीं करना चाहते, बढ़ोतरी ही हो रही है। तो सवाल उठता है क्या सनातन सच में खतरे में है? और दूसरी चीज ये है कि क्या इनको सच में सनातन की चिंता है या सच में हिंदुओं की चिंता है? मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि इतिहास से ये नजर नहीं मिला सकता। इतिहास से अगर नजर मिलाएंगे, जब 1942 में पूरा देश भारत छोड़ो आंदोलन में लगा हुआ था, करो या मरो का नारा था, करो या मरो का नारा था, उस समय ये लोग बंगाल, सिंध, NWJ में इसी अवामी लीग की जो सरकार, मुस्लिम लीग की जो सरकार, इन लोगों के साथ में, मुस्लिम संगठनों के साथ मिलकर सत्ता सुख भोग रहे, सरकार बनाया था। अगर इनको उस समय परहेज होता, देश पूरा आजादी के आंदोलन में लगा हुआ है, जरा कल्पना करिए। लोग जेल जा रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, और ये अंग्रेजों से सर्टिफिकेट लेके, उनसे चंदे लेके, उनके बगल में बैठ के, उनके दस्तरखान पे बैठ के दावतें उड़ा के मंत्रिमंडलों की बैठकें कर रहे थे। तो इनके इतिहास में तो इनके पास कुछ है नहीं। मुद्दों की बात, किसान की आपने बात की राय साहब, तो इन्होंने नारा दिया था, भगवान जाने किस तुफाइल में दिया था, या कौन सा इनको राजनीतिक जगलरी मिल गई थी, जिसके तहत बोला था कि हम किसानों की आय को दुगना करने वाले। और इनको लगा कि जिस तरह से 15 लाख वाले जुमले को लोग भूल जाएंगे, जबकि वो भी जुमला नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा उनका इंटरव्यू में है कि कैसे 15 लाख लाएंगे, उन्होंने योजना भी बताई थी, इस तरह से टास्क फोर्स बनेगा, इस तरह से पैसे लाए जाएंगे, इतना वक्त लगेगा, टास्क फोर्स फैसला लाएगा, इसमें 5 से 6% उन लोगों को दिया जाएगा, तो जो ईमानदार सरकारी कर्मचारी उनको दिया जाएगा, बाकायदा योजना बनाई थी। लेकिन इन्हें पूरा विश्वास है कि जनता की याददाश्त बड़ी कमजोर होती है, वो लोग भूल जाएंगे। किसानों की याददाश्त लेकिन साहब इतनी कमजोर नहीं। किसानों को बिल्कुल याद था कि आपने वादा किया था हमारी आय दुगनी करने की, और आपने हमारा कर्जा दुगना कर दिया, हमारी मुसीबतें दुगनी कर दी आप। तो किसान जो है इस मुद्दे को लेकर लामबंद है।
223 किसान संगठन मिलके एमएसपी मोर्चा बनाया है और उन्होंने एक नारा दिया है कि एमएसपी कानून नहीं तो वोट नहीं, एमएसपी कानून नहीं तो वोट नहीं, ये जगह जगह हर बूथ पे जाने वाला है। ये सनातन वर्सेस अन्य धर्म जो चालू कर रहे हैं, एक देश एक नेशन कभी लेके आ रहे हैं, तरह तरह के अंतिम समय में जगलरी कर रहे हैं, बाजीगरी कर रहे हैं, जुमले लेके आ रहे हैं, क्योंकि इनको अपनी जमीन खिसकते दिख रही है। और एक ही नारा जो किसानों का है, क्योंकि 70% किसान है राजस्थान, 70% वोटर हैं और 38% में सरकारें बनती है। अगर इस मुद्दे पे, क्योंकि अगर इस मुद्दे पे किसानों को उनके उत्पादन के, उनके खून पसीने की वाजिब दाम के मुद्दे पे किसान लामबंद हो गए, तो आप यकीन मानिए कहीं जगह नहीं मिलेगी, वापस 2 सीट पे पहुंच जाएंगी। और यही कारण है कि रोटी से बड़ा राम खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहता हूं राम अपनी जगह पर है, रोटी अपनी जगह पर है। इन दोनों में जो घालमेल करता है, इसे मैं पाप मानता हूं, अपराध मानता हूं लोकतंत्र। तक राजाराम सर, मैं आपके पास आता हूं, चूंकि जो ये सवाल था वो सवाल मैं अभी समीम सर या विवेक सर से करूंगा, चूंकि आपने इस पर टिप्पणी पहले दी हुई थी। सर, छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं, छत्तीसगढ़ को लेकर के प्रधानमंत्री ने कई सारी बातें कह दी। वो कह रहे हैं कि भाई छत्तीसगढ़ में पहले केवल नक्सली हमले के लिए जाना जाता था, यही उसकी पहचान थी। अब भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो उसने पूरी पहचान बदल दी। इसके अलावा तमाम योजनाएं गिनाते उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार इन योजनाओं पर काम नहीं होने दे रही है, वो केवल भ्रष्टाचार चाहती है। और दूसरा ये कि एटीएम की तरह इस्तेमाल हो रहा है इस समय छत्तीसगढ़, जो है छत्तीसगढ़ की सरकार उसको एटीएम की तरह इस्तेमाल कर रही है। इन सब में एक सबसे बड़ी चीज उन्होंने कही कि जो खनिज संपदा वाली जगह है छत्तीसगढ़, और वो चाहते हैं, सरकार चाहती है भारतीय जनता पार्टी की कि जहां से खनिज निकलता हो उसका एक हिस्सा वहां के लोगों पर खर्च हो। सर, आप वहां पे सामाजिक रूप से सक्रिय हैं, सारी चीजों में सक्रियता है आपकी, इतना लंबा एक दौर आपने देखा है, आपने भाजपा का शासन देखा है, आपने कांग्रेस का शासन देखा है, और इन संभावनाओं पर सुन भी रहे हैं आप कि क्या क्या संभावनाएं बताई जा रही है। एक हिस्सा खर्च करने में परेशानी क्या है सर? क्यों आखिर वहां की जो कांग्रेस सरकार है वो केंद्र के तमाम योजनाओं को वहां पर लागू नहीं होने दे रही है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, युवाओं को लेकर के बात हो रही हो, तमाम योजनाएं हो, तो आखिर कांग्रेस की सरकार को वहां दिक्कत क्या है? क्यों केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं होने दे रहे हैं वो? यहाँ स्थिति बड़ी रोचक है। इसे समझें कि ऐसा नहीं है कि जो खदानों की शकल आय का कुछ प्रतिशत जनता को के लिए या वहां उस खदानों के आसपास रहने वाली कम्युनिटी के लिए खर्च करने का प्रावधान नहीं है, ऐसा नहीं। ये प्रावधान है, उसे डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरी फंड, डीएमएफ फंड कहा जाता है। क्योंकि 15 साल तक भाजपा थी तो उन्होंने उसको लेके ऐसे नियम बनाए थे कि जिससे कि बिना विशेष ऑडिट के, बिना किसी टेक्निकल सैंक्शन से के, कलेक्टर साहब बैठ के जो भी योजना बनाए, कलेक्टर साहब और सरकार दोनों मिलकर उसे ड्राफ्ट कर जाए। और ये समझ लीजिए 15 सालों तक डीएमएफ का जो फंड था, एक तरह से कलेक्टर का पॉकेट मनी माना जाता था, और उस पॉकेट मनी में बड़ा हिस्सा सरकार के बाकी लोग भी लेते थे। ये बड़ा अच्छा बना हुआ था सिस्टम। तो अब हुआ ये कि जब 4 साल पहले, साढ़े मतलब पौने 5 साल पहले जब कांग्रेस जीत गया, तो वही नियम बना हुआ था। लेकिन अब वो डीएमएफ का फंड जो एक बड़ी रकम होती है, अभी लगभग टोटल करके बता रहे थे 1500 करोड़ के आसपास का डीएमएफ इस बीच में आया पिछले 4 सालों में। तो इसको खर्च करने के लिए पहले तो केंद्र शासन ने लगाया कि बिना सांसद की अनुमति के, बिना केंद्र की अनुमति के इसका खर्चा न किया जाए, क्योंकि ये फंड जो है केंद्र सरकार नहीं चाहती कि राज्य सरकार अपने मन से या जिला स्तर पर खर्चा किया जाए। जबकि मेरा मानना है कि ऐसा नहीं कि इसमें कोई पूरी तरह से सब यूटिलाइज हुआ, इसमें भी खामियां होंगी, लेकिन कमोबेश ये जिले में और आसपास के क्षेत्रों पे खर्चा अलग अलग मद में, अस्पताल, शिक्षा, स्कूल आदि में खर्चा किया गया। वो बड़ी पीड़ा है इनको, जो प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि वो चाहते थे कि इस फंड पे केंद्र का नियंत्रण रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 15 सालों में जो इन्होंने धान के, यहाँ धान की खेती होती है, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, 80% लोग धान की खेती से जुड़े। भाजपा ने दूसरे टर्म में वादा किया था सत्ता में आने के लिए कि हम 300 रुपया बोनस देंगे, हर 1 क्विंटल धान की खरीदी पे 300 रुपया। और वादा करने के बाद उन्होंने जब
उनकी सरकार बन गई और टोटल किया तो बहुत बड़ा अमाउंट है। और जैसे कि अभी भूपेश सरकार दे रही है तो बड़ा अमाउंट है। तो उन्होंने क्या किया, वादा खिलाफी की, देना बंद कर दिया। किसान छोटे-मोटे आंदोलन करते रहे, किसान वैसे भी अमूमन एकजुट बड़े मुश्किल से होते हैं, चलता रहा। लेकिन जब तीसरे टर्म में ये जब चुनाव सिर पे आ गए तो 4-5 महीने 6 महीने पहले जब उनको लगा कि किसान इस बात पे हमसे नाराज हैं, और तो उन्होंने 6 महीने पहले वो 300 रुपया बोनस दिया। अब किसानों को ये समझ में आ गया कि हमारी जायज मांग थी, आज दे रहे हैं, और जो पिछले कई सालों से नहीं दे रहे हैं वो पैसा इन्होंने धोखाधड़ी करके हमें नहीं दिया। किसान बहुत नाराज थे और उस समय कांग्रेस गई, और कांग्रेस को भी के ऊपर जनता यकीन करे या किसान यकीन करे, इसके लिए इन्होंने भी गंगा जल वगैरह लेके कसम खाई तो जगह जगह पे कि भाई हम आपको देंगे। और उसके बाद जब चुनाव जीत के आए तो दिया भी। बड़ी चीज ये है, बड़ी लाइन ये है कि 1 लाख या 1.25 लाख करोड़ का बजट जिस राज्य का, वो लगभग 20,000 करोड़ उसके जा रहे हैं धान खरीदी। लेकिन इन्होंने धान खरीदा हर किसान का 16 क्विंटल प्रति एकड़ खरीद रहे थे, और इस बार उन्होंने 20 क्विंटल की बात की। तो किसान देख रहे हैं, जहां सबसे बड़ा वोटर वर्ग है वो पूरी तरह से समझ रहा है कि भाई अगर हमें कोई बोनस हमारी खेती पे दे सकता है तो कांग्रेस है। और यही कारण छोटी मोटी स्वरों को छोड़ दें तो लब्बो लुभाव यह है कि भाजपा जान रही है कि अमूमन ये वॉकओवर दे रहे हैं भाजपा वाले कांग्रेस को। यह स्थिति यहाँ स्पष्ट दिख रही है, क्योंकि किसानों की जेब में पैसे गए हैं, सीधी बात है, और किसान निश्चित रूप से वोट जो है उसे ही देगा जो उसे धोखा नहीं किया है। अब आप यहाँ पे कभी सनातन लेके आ रहे हो, कभी कह रहे हो भ्रष्टाचार हो गया है, तो जब भ्रष्टाचार के लिए 1 उंगली उठाते हो तो 15 साल आप थे, 4 उंगलियां आपकी तरफ आती हैं, लंबी लिस्ट आपके भ्रष्टाचार की भी है। तो इनके मुद्दे पूरे भोथरे हो रहे हैं। मैं पहली बार सुना नरेंद्र मोदी जी को, बड़े ओजस्वी वक्ता है और शुरू से मैं सुनते रहा, लेकिन जिस तरह उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने काम किया होता तो आज मोदी को काम नहीं करना पड़ता, इस तरह के उन्होंने जो जुमले थे और 70 सालों की बात की, तो कुल मिला के कहीं पर भी कोई चमत्कार अब नहीं दिख सकता। और मुझे नहीं लगता है छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में सनातन या यहाँ आज भी रोजी रोटी का मुद्दा भारी है। हाँ, एक सवाल जो आपने उठाया था वो जरूर कहना चाहूंगा कि 700 किसान मर गए, फिर भी वो 70% आपके जो किसान हैं उन्होंने वोट क्यों इन्हीं को दिया, इनकी सरकार क्यों बना दी। असल में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि किसान जो है एकजुट अमूमन होते नहीं, लेकिन किसान सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है अपनी मिट्टी, अपनी धरती, अपनी जमीन को लेकर। तीनों कानूनों में लगा कि हमारी जमीन चली जाएगी। राय साहब, आप मुझे रोक रहे हैं क्या? 500 नहीं सर, 700 किसान। मैं 700 ही बोल रहा हूँ, 725 किसान बोल रहा हूँ जी, 725 किसान, मैं यही कह रहा हूँ। तो किसान इसलिए लामबंद हुए पूरे देश के क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत उनकी जमीन चली जाएगी, इसलिए एकजुट हुए। और जब ये तीनों कानून वापस हो गए तो किसानों की एकता जो थी वो संतरे के वाली एकता थी, छिलका हट गया, मुद्दा हट गया, तो फिर बिखर गए और वो वोट बूथ में पहुंचते ही वो हिंदू, जाट, मुस्लिम, यादव सब बन जाते हैं। ये बड़ा प्रॉब्लम रहा। इसी कारण किसान वोट नाम का वोट बैंक नाम की कोई चीज ही नहीं है, और इसीलिए हम हमेशा हाशिए पर रहे। किसी भी पार्टी ने किसानों को मुख्य मुद्दा बनाया ही नहीं, जबकि सबसे बड़ा वोटर है। क्योंकि बिल्कुल सही कहा इससे पूर्व वक्ता ने, वर्मा जी ने भी, कि जात में जो बटे हुए हैं वो मतलब कोड़ है, और कोड़ में खाज ये है कि सरकार उसी का दुरुपयोग कर रही है। लेकिन ये एमएसपी का मुद्दा ये है जो हम मुद्दा लेके जा रहे हैं कि साहब सूखा आता है वो जाति में भेद नहीं करता कि राजा राम जी त्रिपाठी है, पंडित जी के यहाँ सूखा ना पड़े। साथ ही साथ बीमारियां आती हैं वो भेदभाव नहीं करती कि अमुक जाति के अमुक धर्म के हो इसलिए आपको फसल को बचा दिया जाए, या कि उत्पादन धरती में कोई ज्यादा दे देगी अमुक जाति के, ऐसा भी नहीं है। और सबसे ऊपर जो बाजार है तो केवल 6% आप खरीदते हो, 94% तो आप खरीदते नहीं, जिसके कारण 45 लाख करोड़ का घाटा हमारा हो चुका है। हर साल 7 लाख करोड़ किसान का घाटा होता है। ये हम किसानों को समझा रहे हैं कि भाई बूथ में अगर आप जा रहे हो तो केवल आपको एमएसपी गारंटी कानून चाहिए, क्योंकि बाजार जो है वो अभी भेदभाव बिल्कुल नहीं करता कि आप कौन सी जाति के हो, कौन से धर्म को हो,
इसलिए मैं 2 रुपया किलो ज्यादा आपको दे दूं, बिल्कुल नहीं। कोई भी बाजार आपको ज्यादा नहीं देने वाला। जब आपकी सारी परिस्थितियां जाति नहीं देख रही है, धर्म नहीं देख रही है, और जी आपका सारी समस्याओं का हल पोलिंग बूथ से निकलने वाला है, तो आप वहां घुसते हैं। तो केवल एमएसपी कानून याद रखिए। बड़ा शौक है इस सरकार को नए नए कानून बनाने का, बड़ा सख्त शौक है संघीय ढांचे को नए ढंग से बनाने का। तो सबसे पहला कानून पारित करे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पे 1 किलो अनाज भी कहीं खरीद, कोई भी व्यापारी खरीदता है, व्यापारी की बात कर रहा हूं, लेकिन सरकार की बात ही नहीं करता कि सरकार खरीदे। सरकार 1 किलो मत खरीदे, 5 किलो मुफ्त में बांटने के लिए 80 करोड़ लोगों के लिए वो खरीद रही है। उसकी बाध्यता है कि वोट खरीदने के लिए वो अनाज बांट रही है। मैं कहता हूं आप 1 किलो मत खरीदिए किसान से, वो एमएसपी पे खरीदी बंद कर दीजिए। 6% जो खरीदते हैं वो भी बंद कर दीजिए आप। हाँ, जो व्यापारी खरीदता है, जो एक्सपोर्टर खरीदता है, जो कारखानेदार खरीदता है, उसके लिए कानून हो कि 1 किलो भी न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पे खरीद रहा है तो तत्काल एफआईआर दर्ज हो। एक कानून बनाइए आप। आपको तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए रखा है, पर व्यापार करने के लिए तो हमने रखा ही नहीं।